हाय बच्चों, नमस्कार। कैसे आप सभी। इससे पहले हम डिस्कस कर रहे थे अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में। अंतःस्रावी ग्रंथियों में हमने पीयूष ग्रंथि, हाइपोथैलेमस, ये दो ग्रंथियों के बारे में हमने डीपली डिस्कस किया। इसके बाद में हम देखते हैं जैसे पीनियल ग्रंथि हो गई, थाइमस ग्रंथि हो गई और अग्नाशय ग्रंथि हो गई। इनके बारे में हम देखते हैं भाई इनकी स्थिति कहाँ क्या होती है, इनके हार्मोन्स के क्या कार्य होते हैं, इनके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो जैसे हाइपोथैलेमस था, तो हाइपोथैलेमस की एक बार फिर से स्टोरी समझ लीजिए। ब्रेन है, मानव मस्तिष्क, इसमें एक हाइपोथैलेमस एक पार्ट होता है और ये हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे होती है एक मटर के दाने के समान ग्रंथि जिसे बोलते हैं हम पीयूष ग्रंथि, और ये है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, अब ये हाइपोथैलेमस क्या काम करता है, कुछ कारक रिलीज करता है। हाइपोथैलेमस कुछ कारक कह सकते हैं या फैक्टर रिलीज करता है और वो सिग्नल देता है पीयूष ग्रंथि को। अब पीयूष ग्रंथि अपने दो पार्ट होते हैं, अग्र पीयूष और पश्च पीयूष। ये भिन्न भिन्न प्रकार के हार्मोन्स भिन्न भिन्न ग्रंथियों पर अपना प्रभाव दर्शाते हैं। जैसे थायराइड ग्रंथि हो गई, अग्नाशय ग्रंथि और एड्रिनल ग्रंथि, वृषण, अंडाशय, इन पर अपना रिएक्ट करेंगे। कुछ कारक रिलीज करता है हाइपोथैलेमस और पीयूष ग्रंथि को। पीयूष ग्रंथि अपना प्रभाव दर्शाती है सभी ग्रंथियों पर। इस प्रकार पीयूष ग्रंथि को तो कहते हैं मास्टर ग्रंथि और हाइपोथैलेमस को कहते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि या सर्वोच्च कमांडर। ओके, इतनी बात हमने इससे पहले हाइपोथैलेमस आया था उसमें हमने पढ़ी। उसके बाद में पीयूष ग्रंथि आई। पीयूष ग्रंथि के दो लोब आ रहे थे। पीयूष ग्रंथि से टोटल 9 हार्मोन रिलीज होते हैं, अग्र पीयूष से 7, पश्च पीयूष से 2 हार्मोन। ओके, इसके बाद में आई थी इसके बाद में आ रही है अपनी थाइमस ग्रंथि। इसके बाद में हम लेके चल रहे हैं थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि, अब इसकी स्थिति की बात करें तो थाइमस ग्रंथि हमारे जो ट्रेकिया है उसके जस्ट आगे, जैसे ये हमारी ट्रेकिया थी और ये ट्रेकिया आगे लंग्स में खुल रही है, दोनों के दोनों लंग्स में खुल रही है और यहाँ से पाया जाता है हमारा हार्ट। ये होता है ह्यूमन हार्ट। तो ये हार्ट के जस्ट आगे हार्ट के जस्ट आगे और ट्रेकिया के साथ में अटैच हुई एक ग्लैंड होती है जिसे बोलते हैं हम थाइमस ग्रंथि। ये इसकी स्थिति की बात हुई, हृदय के सामने और ट्रेकिया से जुड़ी हुई। हृदय के सामने व श्वास नली से जुड़ी होती है। ओके, ये तो होगी इसकी स्थिति की बात, पोजीशन क्या होती है इसकी। अब इससे स्रावित हार्मोन्स की बात करते हैं। हार्मोन्स इससे स्रावित हो थाइमस ग्रंथि से थाइमोसिन हार्मोन, जो ग्लैंड है उसी के नाम पर हार्मोन है थाइमोसिन हार्मोन। थाइमोसिन हार्मोन, ओके। ये थाइमोसिन हार्मोन के क्या कार्य हैं, देखो इसका जो वेट है या इसका जो आकार है वो मुख्यतः नहीं दे रखा है, तो अपने को उससे कोई वो बात नहीं है। और ग्रंथियों का दे रखा है उनका अपने को पढ़ना है, इसका नहीं दे रखा तो कोई बात नहीं। अब इसके डायरेक्ट आ जाते हैं कार्य। छोटा सा ही काम दे रखा है इसका कार्य। ये क्या काम करती है, इम्यून सिस्टम जो अपना प्रतिरक्षा तंत्र है ना उसमें हेल्प करती है, उसको बनाने में हेल्प करती है। जैसे प्रतिरक्षा तंत्र में हेल्प करती है, इम्यून सिस्टम प्रतिरक्षा तंत्र में हेल्पफुल है। अब देखिए प्रतिरक्षा तंत्र है उसमें कैसे हेल्पफुल है ये। हमारे जो बोन मैरो है, देखो फर्स्ट से ही स्टोरी बता देता हूं मैं कि ये क्या काम करवाती है। टी सेल होती है, टी सेल, टी लिम्फोसाइट हैं, उनको मैचुरेशन करवाती है या परिपक्व करवाती है। टी लिम्फोसाइट है उनका परिपक्वन होता है थाइमस ग्रंथि में। अब देखिए क्या होता है कि ये स्टोरी सुन लीजिए आप। बोन मैरो हमारी, ये अस्थि मज्जा है, ये बोन मैरो, यहाँ पर होता है रक्त का निर्माण। ओके, हमने पढ़े हैं रक्त के जो रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ा है उसमें देखा था ये छोटी छोटी बातें। ये छोटी छोटी बातें तभी क्लियर होंगी जो मेरे पहले वाले लेक्चर मैंने डाल रखे हैं डिस्क्रिप्शन में,
उनको आप लगाइए, वहाँ पर लगाओगे सारी की सारी बातें आपको क्लियर होती जाएंगी। फिर भी मैं आपको हिंट के तौर पर थोड़ा बता ही देता हूँ। जैसे रक्त का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, बोन मैरो बोलते हैं जिसे हम, ये है अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा। तो अस्थि मज्जा में क्या होता है कि भाई जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स ये बन रही है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स ये बन रही हैं। तो डब्ल्यूबीसी में कुछ सेल्स पाई जाती हैं, मैंने बता रखा आपको, जो होती हैं बी लिम्फोसाइट और एक होती है टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। तो बी लिम्फोसाइट और अन्य प्रकार की मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल, ये सारी की सारी प्रतिरक्षा तंत्र में हेल्पफुल होती हैं। तो इनका तो मैचुरेशन हो जाता है बोन मैरो में, पर एक ऐसी सेल्स है जिसे बोलते हैं हम टी लिम्फोसाइट, इसका मैचुरेशन बोन मैरो में नहीं होता है, ये ब्लड में घूमती रहती है। जैसे ब्लड थाइमस ग्रंथि में आता है, थाइमोसिन हार्मोन के संपर्क में ये टी लिम्फोसाइट क्या हो जाती हैं, परिपक्व हो जाती हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो टी लिम्फोसाइट है वो क्या काम करती है, इम्यून सिस्टम जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसमें हेल्पफुल है। तो परिपक्व हो रहा है थाइमस ग्रंथि में, तो हम कह सकते हैं भाई थाइमस ग्रंथि है जो इम्यून सिस्टम के लिए रेस्पॉन्स है, यानी उत्तरदायी है। ओके, इसी के साथ में एक काम आ रहा है जनन ग्रंथियों के परिपक्वन में। जो जनन ग्रंथियां हैं, जनन ग्रंथियां कौन कौन सी हैं, अंडाशय और वसन। तो जनन ग्रंथियों के परिपक्वन में, ओके, तो इसके दो ये मुख्य काम आए, ये आपको याद रखने हैं। मैंने जो टी लिम्फोसाइट है उसका मैचुरेशन वो स्टोरी आपको बताई है, आप देखना वीडियो को, अगर आपको कहीं प्रॉब्लम होती है तो। इसके बाद मैं साथ ही साथ बता देता हूँ पीनियल ग्रंथि या पीनियल काय। ओके, थाइमस ग्रंथि क्लियर हुई आपको। इसके बाद में आती है पीनियल काय। पीनियल काय, ओके। ये पीनियल ग्रंथि की स्थिति की बात करें तो मैंने इसकी स्थिति बताई थी मस्तिष्क में, और ये मस्तिष्क में भी होती है, अग्र मस्तिष्क में। पहले हम बात करते हैं स्थिति की। कोई भी ग्रंथि हो या हार्मोन हो तो स्रावित हो रहा है, उसकी स्थिति ग्रंथि की वो कंटिन्यू 1 बाय 1 लेके चले तो सारा क्लियर होता जाएगा। स्थिति की बात करें तो ये पाई जाती है अग्र मस्तिष्क में, अग्र मस्तिष्क में पाई जाती है। और अग्र मस्तिष्क में जो हाइपोथैलेमस है ना, हाइपोथैलेमस के जो खोखला पार्ट होता है वहां पर पाई जाती है ग्लैंड। जो हाइपोथैलेमस है ना उसका जो कुछ खोखला पार्ट होता है वहां पर पाई जाती है पीनियल ग्लैंड। जैसे हाइपोथैलेमस है यहाँ से पीछे की साइड में, और ये अग्र मस्तिष्क का पार्ट होती है। पीनियल काय से स्रावित हार्मोन, पहले इसका जो वेट है, वजन है, उसकी बात कर लेते हैं। जो वजन इसका दे रखा है, वजन दे रखा है इसका 150 मिलीग्राम, 150 मिलीग्राम इसका वजन दे रखा है। अब इसके बाद में हम डिस्कस करते हैं इससे स्रावित हार्मोन्स। जो हार्मोन स्रावित होता है इस ग्रंथि से वो है, पीनियल ग्रंथि से हार्मोन स्रावित होता है मेलेटोनिन वर्णक। कौन सा, मेलेटोनिन वर्णक। ये मेलेटोनिन वर्णक क्या काम करता है, ये हमारे बायोलॉजिकल क्लॉक, ये है जैविक घड़ियां, जैविक घड़ी, इसको मेंटेन रखता है, बनाए रखता है, बनाए रखता है बायोलॉजिकल क्लॉक या जैविक घड़ी। अब बात आती है बायोलॉजिकल क्लॉक क्या होती है, ये भी सारा फंडा अलग ही है अपने लिए। अब भाई क्या होती है बायोलॉजिकल क्लॉक, हमने तो कभी देखी नहीं। जो घड़ी चलती है वो तो नहीं होती है, वो नहीं होती है डियर स्टूडेंट्स। ये बायोलॉजिकल क्लॉक है, ये एक ऐसी घड़ी है जो अपने दिन है और रात है उसका एक मेंटेन यानी एक चक्र रखती है। जैसे रात है तो रात को हम सो जाते हैं, दिन हुआ जैसे प्रकाश हुआ तो हम उठ जाते हैं उस हिसाब से। तो एक टाइम मेंटेन रखती है। जैसे रात के टाइम में 10-11 बजे 8-9 बजे 100% नींद आएगी, उसका कारण क्या है, ये मिलेनोसाइट वर्णक और ब्रेन में स्रावित हो रहा है। और ब्रेन के जो निचले वाले पार्ट्स हैं ना जो सिग्नल लेके आ रहे हैं, जैसे यहाँ पर मेडुला ऑब्लोंगेटा हो जाएगा, यहाँ तक ये पोन्स हो जाएगा और ये मध्य मस्तिष्क हो जाएगा, तो ये स्रावित होके यहाँ पर
इनको क्या कर देता है, शून्य कर देता है। शून्य कर देता है तो क्या होता है, हम सो जाते हैं। तो ये होता है बायोलॉजिकल क्लॉक। इसका जो मैंने बताया भाई, ये दिन और रात की जो प्रक्रिया उसको मेंटेन रखती है। ये इसका कार्य हो गया, मुख्य कार्य। और ये जैविक घड़ी, ये हार्मोन है, पीनियल काय है। जैसे कोई अंधकार में रह रहे हैं बच्चे, या तो कोई अंधे बच्चे हैं, उनमें क्या होता है कि जो एजिंग है ना, एजिंग वाला सिस्टम वो जल्दी आ जाता है। जो अंधकार में रहते हैं, अंधकार में रहते हैं, या हम बोल सकते हैं अंधेरे में, या अंधे बच्चे हैं, उनमें जो एजिंग सिस्टम है ना, हमारा जो समय से पूर्व ही आ जाती है उसमें यौनारंभ, बुढ़े हो जाते हैं ऐसे बोल सकते हैं हम, यानी एज जल्दी सी हो जाती है। और क्या होता है, जो प्रकाश में रहते हैं, ज्यादा प्रकाश में रहते हैं, उनमें क्या हो जाती है, यौनारंभ, यौनारंभ जल्दी हो जाता है, यानी जवानी अवस्था जल्दी है। जो ज्यादा से ज्यादा प्रकाश में रहेंगे तो उसमें तो जवानी अवस्था जल्दी आ जाएगी, यौनारंभ शीघ्र आ जाएगी, जो तीव्र सूर्य के प्रकाश में रहते हैं। और जो अंधे बच्चे हैं या उसमें अंधेरे में रहते हैं, अंधेर प्रकाश में, तो उसमें क्या होता है कि वो जल्दी से क्या हो जाता है, उसमें एजिंग हो जाता है, बुढ़े हो जाते हैं। तो ये हम इनके बारे में जान सकते हैं। इसके बाद में आती है अग्नाशय ग्रंथि। ये आपको क्लियर हुई होगी, इसकी स्थिति, वजन हो गया, इसका हार्मोन, इसका कार्य, बायोलॉजिकल या जैविक घड़ी आपको याद रखनी है। इसके बाद में आता है अग्नाशय ग्रंथि। देखिए अग्नाशय ग्रंथि मैंने बताया था, ये मिश्रित ग्रंथि का एग्जाम्पल है। मिश्रित ग्रंथि जो अंतःस्रावी है और बहिःस्रावी, इस कारण ही इसको क्या बोलते हैं हम, मिश्रित ग्रंथि। तो आगे आती है अग्न्याशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि की स्थिति की बात करते हैं हम फर्स्ट में। तो इसकी स्थिति होती है आमाशय के जस्ट नीचे, उदर गुहा में, आमाशय के जस्ट नीचे। मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं, आमाशय उदर गुहा, उदर गुहा में नीचे की ओर होती है, जस्ट आमाशय के नीचे होती है। ये यू शेप की होती है, यू आकार की, यू आकार की होती है ये। अब देखते हैं इसकी कुछ संरचना सी बना के देखते हैं भाई, ये कैसे क्या होती है। और ये ग्रंथि है, ये एक ऐसी ग्रंथि है जो है मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि इसलिए बोल रहे हैं कि ये पाचन में भी हेल्प कर रही है, पाचन में, और किसमें, अंतःस्राव में, अंतःस्राव में पाचन में हेल्प कर रही है। तो ये एंजाइम स्रावित करेगी, एंजाइम, और वो एंजाइम स्रावित होते हैं, वो कोशिकाएं एसिनाई सेल्स, एसिनाई कोशिकाएं होती हैं। जो एंजाइम स्रावित करती हैं वो होती हैं एसिनाई कोशिकाएं। इसी के साथ में अंतःस्राव के रूप में होती हैं लैंगरहैंस की दीपिकाएं, लैंगरहैंस की दीपिकाएं। इन सेल्स का नाम है लैंगरहैंस की दीपिकाएं। ये 3 प्रकार की सेल्स होती हैं, अल्फा, बीटा और डेल्टा। अल्फा, बीटा और डेल्टा 3 प्रकार की सेल्स होती हैं। लैंगरहैंस सेल्स इनको इसलिए बोलते हैं कि एक साइंटिस्ट था लैंगरहैंस, उन्होंने इनकी खोज की थी सन 1869 में। साइंटिस्ट लैंगरहैंस, लैंगरहैंस की दीपिकाएं, तो वैज्ञानिक आ जाएगा लैंगरहैंस, लैंगरहैंस। सन आ रही है इसकी 1869। इसमें इसकी खोज की थी अग्नाशय ग्रंथि की। इतनी बात हमें क्लियर हुई। इसके बाद में हम देखते हैं इसकी स्थिति के बारे में देख लेते हैं। जैसे ये ऐसे होती है ग्रंथि, ये यू शेप की, इसमें ये सेल्स पाई जाती हैं ऐसे ऐसे, ये सेल्स अटैच होती हैं, ऐसे होती है अग्नाशय ग्रंथि। ओके, अब देखते हैं इसकी आंतरिक संरचना में क्या क्या होता है। जैसे ये कुछ पार्ट लेके चलते हैं अग्नाशय ग्रंथि का, तो बीच में कुछ सेल्स होती हैं, ये ऐसे कुछ सेल्स होती हैं, ये बीच मध्य में,
ये सेल्स तो होती हैं लैंगरहैंस की दीपिकाएं बनाती है, मध्यम पाई जाती हैं सेल्स। और ये जो एंड पर पाई जा रही हैं ये एंजाइम स्रावित करती हैं, ये होती हैं एसिनाई कोशिकाएं। एसिनाई कोशिकाएं वो होती हैं जो एंजाइम स्रावित करती है, भोजन के पाचन में हेल्पफुल होती हैं। एसिनाई कोशिकाएं बोलते हैं हम इन्हें, एसिनाई सेल्स। और ये मध्यम पाई जाती हैं, वो है लैंगरहैंस की दीपिकाएं, लैंगरहैंस की दीपिकाएं। और ये लैंगरहैंस की दीपिकाओं में 3 प्रकार की सेल्स होती हैं, उनको हम देखते हैं। पहली तो होती है अल्फा सेल्स। लैंगरहैंस की दीपिकाओं में जो कोशिकाएं होती हैं, देखिए हम बहिस्राव के रूप में तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें हम बात कर चुके हैं कि भाई जो ये अग्नाशय ग्रंथि से जो स्राव स्रावित होता है उसे हम बोलते हैं अग्नाशयी रस, अग्नाशयी रस। ओके, ये एंजाइम के रूप में स्रावित होता है। और जो अंतःस्रावी के रूप में या अंतःस्राव के रूप में होता है, लैंगरहैंस की दीपिकाएं कुछ सेल स्रावित करती हैं, जैसे अल्फा, बीटा, डेल्टा। वो प्रोटीन होती हैं एक तरीके से, ये अपना अपना वर्क शो करती हैं। तो पहली आ रही हैं अल्फा कोशिकाएं, पहली आ रही हैं अल्फा कोशिकाएं। देखिए अल्फा कोशिकाएं हैं, ये कम मात्रा में होती हैं, ये कम मात्रा में होती हैं, लगभग 25% होती हैं ये अल्फा कोशिकाएं। ओके, ये अल्फा कोशिकाएं, एक साइंटिस्ट था किम्बल और मॉर्लिन, किम्बल और मर्लिन, किम्बल व मर्लिन ने, इन्होंने क्या किया कि जो अल्फा कोशिकाएं हैं उनसे जो हार्मोन स्रावित होता है उसे बोलते हैं हम ग्लूकागोन, उसे हम बोलते हैं ग्लूकागोन हार्मोन। ओके, तो बात आ जाए अल्फा सेल्स हैं उनसे कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, ग्लूकागोन। साइंटिस्ट था किम्बल और मेरलिन ने इसकी खोज की। 25% सेल्स होती हैं। इसके बाद में हम 2 नंबर पे लेके चलते हैं, ये फर्स्ट नंबर अल्फा कोशिकाएं, 2 नंबर पे लेते हैं हम बीटा कोशिकाएं, बीटा सेल्स। ओके, बीटा कोशिकाएं, ये बीटा कोशिकाएं बनाती है, 60% होती हैं, ये ज़्यादा मात्रा में होती हैं। और ये स्रावित करती हैं ग्लूकागोन, सॉरी ग्लूकागोन नहीं, इंसुलिन। ये हार्मोन स्रावित करती हैं इंसुलिन हार्मोन। ओके, ये इंसुलिन हार्मोन है, इसकी खोज की थी फर्स्ट में साइंटिस्ट है बेंटिंग और बेस्ट ने, वैज्ञानिक है किम्बल और मॉर्लिन भी, और ये इधर भी आ रहा है वो है बेंटिंग और बेस्ट ने, बेंटिंग व बेस्ट ने इसकी खोज की थी। जो इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है कौन सी सेल से, बीटा कोशिकाएं। इसी के साथ में एक कोशिकाएं और होती हैं जिसे बोलते हैं हम डेल्टा कोशिकाएं, यहाँ पे आपको शायद दिखाई दे जाएगा। तीसरी होती हैं डेल्टा कोशिकाएं। ये डेल्टा कोशिकाएं कुछ वृद्धि नियंत्रक जो ग्रोथ करवाता है, जिसे हम बोलते हैं सोमैटोस्टेनिन, सोमैटोस्टेनिन नामक हार्मोन रिलीज करती हैं। तो फर्स्ट में आया अल्फा कोशिकाएं 25%, ग्लूकागोन, बीटा कोशिकाएं इंसुलिन 60%, और कुछ बचा कुचा वो सोमैटोस्टेनिन डेल्टा कोशिकाएं हार्मोन रिलीज करती हैं। इनको कंप्लीटली मिला के हम बोलते हैं लैंगरहैंस की दीपिकाएं। ये मतलब मिड में पाई जाती हैं अग्नाशय ग्रंथि की, और भारी और पाई जाती हैं वो बोलती हैं एसिनाई सेल्स पाई जाती हैं, जो एंजाइम स्रावित करती हैं, भोजन के डाइजेशन में हेल्पफुल होती है, भोजन का पाचन करवाती हैं। इतनी बात हमने पढ़ी। अब हम मुख्य रूप से जो इंसुलिन है और ग्लूकागोन है और सोमैटोस्टेनिन, ये 3 हार्मोन आते हैं, उनकी स्टोरी क्या होती है, ये एक दूसरे के एंटी काम करते हैं। अब हम उनकी स्टोरी देखते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, या मैं इनको थोड़ा एडजस्ट करके यहाँ पे बता देता हूँ। पहला हम ले रहे हैं इंसुलिन हार्मोन, दूसरा हम ले रहे हैं ग्लूकागोन हार्मोन। ग्लूकागोन, और इधर हो जाएगा इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन। ओके, तो ग्लूकागोन इंसुलिन हार्मोन का भी बार डिफरेंस ही पूछ लेता भाई क्या अंतर होता है,
कौन सी कोशिकाओं से रिलीज होता है, क्या काम करता है हमारे बॉडी में, तो ये हम एक डिफरेंस के तौर पर बता देता हूँ। ये वैसे तो है इनके कार्य भी आ जाएंगे इसमें, मैं आपको बताते चलूंगा। तो इंसुलिन और ग्लूकागोन, ग्लूकागोन स्रावित तो होता है भाई कौन सी सेल से, अल्फा कोशिकाओं से स्रावित होता है ये अल्फा कोशिकाओं से, और ये स्रावित होता है बीटा कोशिकाओं से। इतनी बात क्लियर हुई। इनकी जो परसेंट बताई गई 25% सेल्स होती हैं और ये होती हैं 60% सेल्स होती हैं, ये ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। इतनी बात तो क्लियर हुई। इससे स्रावित होता है जो अल्फा कोशिकाएं, ग्लूकागोन, इंसुलिन, ये तो बताए रखा है, इसी के बेस पर हम लेके चलते हैं। अब इसके कार्य देखते हैं ग्लूकागोन का। ग्लूकागोन क्या काम करता है, जैसे हमारे ब्लड में, जैसे हमने खाना नहीं खाया तो ये क्या काम करता है, ग्लूकागोन हार्मोन ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोज का विघटन, ग्लाइकोलाइसिस होता है ग्लूकोज का विघटन करवाकर ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो ग्लूकागोन हार्मोन क्या करवा रहा है, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस, और ग्लाइकोलाइसिस होगा तो ग्लूकोज का क्या होगा, विघटन, ग्लूकोज का, सॉरी यहां पे लिख देता हूं, ग्लूकोज का विघटन हो रहा है, विघटन यानी टूट रही है ग्लूकोज। ग्लाइकोलाइसिस मैंने कल बताया था, लाइसिस, लाइसिस का अर्थ होता है टूटना, और जेनेसिस, जेनेसिस का अर्थ होता है जुड़ना या संगठित होना। तो लाइसिस, ग्लूकोज का विघटन हो रहा है। एंजाइम कौन सा आ रहा है, ग्लूकागोन, ग्लूकागोन। तो ये देखिए क्या काम करेगा, ग्लाइकोलाइसिस करवाएगा और ग्लूकोज का विघटन हो जाएगा, जिससे क्या होगा, रक्त में ग्लूकोज लेवल घटेगा या बढ़ेगा, घटेगा या बढ़ेगा, ये क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि ग्लूकोज का विघटन हो रहा है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी तो रक्त में ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा। इतनी बात हमने क्लियर हुई। इसके बाद में हम इसका भी देख लेते हैं कार्य। इसके कार्य में आ जाएगा भाई, ये तो करवा रहा है ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोज का विघटन। इंसुलिन हार्मोन आ जाएगा, ये इसके एंटी विपरीत होते हैं, मैंने बताया था आपको। तो ये इसके एंटी क्या हो जाएगा, ये करवा देगा ग्लाइकोजेनेसिस। जैसे ग्लूकोज था, ग्लूकोज प्लस और ग्लूकोज हैं और ग्लूकोज हैं, तो हार्मोन कौन सा आ रहा है, इंसुलिन, हार्मोन आ रहा है इंसुलिन। ओके, तो इंसुलिन हार्मोन आ रहा है, ये काम क्या करवा रहा है, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस। और जेनेसिस का अर्थ होता है जुड़ना, ग्लूकोज जुड़ जुड़कर एक समूह बना लेंगे और वो स्टोर हो जाएगा, ग्लाइकोजेनेसिस हो जाएगा, जिससे रक्त में ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इंसुलिन हार्मोन का क्या काम हुआ, ग्लूकोज के लेवल को कम करना। ग्लूकागोन हार्मोन का कार्य हुआ रक्त में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाना। ठीक है, ग्लूकागोन है वो तो बढ़ाएगा ग्लूकोज का लेवल, इंसुलिन है वो ग्लूकोज का जो स्तर है वो लेवल है उसको घटा देगा। तो एक दूसरे के विपरीत काम हुआ। देखिए, ग्लूकोज को अगर बढ़ाना है तो लाइसिस करना होगा, तोड़ना होगा, अगर कम करना है तो जोड़ना होगा, इसमें होगा ग्लाइकोजेनेसिस। ये एक दूसरे के एंटी हो गए ये हार्मोन। अब इसके बाद में हम देखते हैं, भाई एक रोग होता है कौन सा, जिसे हम बोलते हैं मधुमेह या डायबिटीज मेलेटस। मधुमेह बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, डायबिटीज मेलेटस। देखिए, डायबिटीज मेलेटस में क्या होता है, इंसुलिन हार्मोन की कमी होती है। इंसुलिन हार्मोन की, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, मैं जो आपको बता रहा हूँ। डायबिटीज मेलेटस में क्या होता है कि इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है। इंसुलिन हार्मोन कम मात्रा में स्रावित होगा तो ग्लाइकोजेनेसिस की प्रक्रिया तो ज़्यादा होगी, और ग्लाइकोजेनेसिस की प्रक्रिया तो कम होगी और ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया वो ज़्यादा होगी। इसका अर्थ ये है जो ग्लूकोज है ब्लड में ज़्यादा मात्रा में हो जाएगा। इंसुलिन नहीं आया, ग्लूकोज ज़्यादा मात्रा में हो जाएगा रक्त में। इंसुलिन आ जाता है तो क्या होता है, रक्त में ग्लूकोज था उसको ग्लाइकोजेनेसिस करवा के स्टोर करवा देता है।
पर इंसुलिन नहीं आया तो रक्त में ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज होगा। ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज है, हमारी बॉडी का क्या रूल है, अगर कोई से पदार्थ है ज्यादा मात्रा में है तो उसको हम क्या कर देते हैं, एग्जिट कर देते हैं यूरिया के द्वारा। तो हम यूरिया के द्वारा उसको एग्जिट करेंगे तो उसे हम बोलते हैं मधुमेह रोग। यानी जो हमारा शुगर है, शर्करा है, मीठा है, वो क्या होता है, एग्जिट हो जाता है हमारी बॉडी से, तो उसे हम बोलते हैं डायबिटीज मेलेटस या बोल सकते हैं मधुमेह। इसके बाद में रोग ही पढ़ने हमें, तो मैं रोग की स्टोरी बता देता हूं। रोग, तो पहला रोग आ रहा है मधुमेह। मधुमेह, मधुमेह में क्या होता है, इंसुलिन क्या होता है, कम, इंसुलिन कम स्रावित होता है। इंसुलिन कम स्रावित होगा तो रक्त में ग्लूकोज, रक्त में ग्लूकोज क्या होगा, ज्यादा, और ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज होगा तो मूत्र के साथ ग्लूकोज क्या होगा, उत्सर्जित होगा, ग्लूकोज उत्सर्जित हो जाएगा। अगर ग्लूकोज उत्सर्जित हो रहा है तो ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज बॉडी से बाहर निकलेगा, जिसे हम बोलते हैं जिसे हम बोलते हैं हाइपरग्लाइसेमिया या ग्लाइकोसूरिया। इसको जो ग्लूकोज बॉडी से ज्यादा मात्रा में एग्जिट हो रहा है उसे बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया। ओके, और ये ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज बॉडी से एग्जिट हो रहा है जिसे हम बोलते हैं मधुमेह रोग, मीठा बुखार, मीठा जबर, ये बोल सकते हैं इसे हम, सामान्य भाषा में बोलते हैं। तो किसी के बात आ जाए भाई मधुमेह हो रहा है तो उसमें क्या क्या हानियाँ होती है, जो अपने कट फट जाए, बॉडी में कुछ घाव हो जाए तो वो देरी से बढ़ता है, ब्लड है बहुत देरी से रुकता है, तो सेल्स होती है ना, शरीर कमजोर पड़ जाता है, आदमी सुस्त हो जाता है, बहुत सारे इफेक्ट होते हैं। तो ये होता है मधुमेह रोग। क्या होता है इसमें, इंसुलिन कम मात्रा में स्रावित होगा, ग्लूकोज बॉडी से ज्यादा मात्रा में एग्जिट होने लग जाए, किसके द्वारा, यूरिया के द्वारा। ये बात आपको याद रखनी है। इंसुलिन क्या काम करवा रहा है, ग्लूकोज को स्टोर करवा रहा है, ग्लूकागोन क्या काम करवा रहा है, ग्लूकोज स्टोर है उसको तोड़ के रक्त में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा रहा है। इसके बाद में आता है एक रोग बहुमूत्रता। बहुमूत्रता, बहुमूत्रता में क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में यूरिया एग्जिट होता है बॉडी से, बार बार टॉयलेट आती है, तो उसे हम बोलते हैं बहुमूत्रता। इसके बाद में आता है पॉलीडिप्सिया। पॉलीडिप्सिया, पॉलीडिप्सिया से प्यास, पॉलीडिप्सिया, इप्सिया से याद आ रहा है प्यास, तो इसमें क्या होता है, बार बार प्यास लगती है पॉलीडिप्सिया में, ज्यादा मात्रा में प्यास लगती है बार बार, तुरंत हम ही सूख जाती है। इसके बाद में आ रहा है कीटोसूरिया। कीटोसूरिया ये भी एक डिजीज है। इसमें क्या होता है, वसा का अपूर्ण विघटन होता है। अपने शरीर में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, ये सारे भोजन के अवयव ये चाहिए बॉडी को। तो जैसे वसा है उसका अपूर्ण विघटन होता है तो वसा कुछ मात्रा में यूरिया के साथ निकल जाती है, जिसे हम बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलेंगे कीटोसूरिया। ग्लूकोज ज्यादा निकल रहा है, ग्लाइकोसूरिया। कीटोन बॉडी यानी वसा निकल रही है तो उसे बोल देंगे हम कीटोसूरिया। पॉलीडिप्सिया ज्यादा प्यास लग रही है, बहुमूत्रता बार बार टॉयलेट आ रही है, और मधुमेह जिसे बोलते हैं हम डायबिटीज मेलेटस। मधुमेह में क्या होता है, इंसुलिन हार्मोन कम और ग्लूकोज है वो ज्यादा मात्रा में हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं हाइपर ग्लाइकोसूरिया, यानी हाइपर ग्लूकोज का लेवल हो जाएगा। इसके बाद में हम एक देखते हैं भाई, इंसुलिन कम मात्रा में स्रावित होता है, इंसुलिन कम मात्रा में स्रावित होता है तो एक रोग हो जाता है। इंसुलिन कम मात्रा में स्रावित होगा तो एक रोग हो जाता है जिसे बोलते हैं हम हाइपरग्लाइसेमिया। हाइपरग्लाइसेमिया, हाइपरग्लाइसेमिया का अर्थ होता है हाइपर यानी ज्यादा, ग्लाइसेमिया यानी ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाना। साधारण सी बात है, इंसुलिन अगर कम मात्रा में स्रावित होगा तो ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जिसे हम बोलते हैं हाइपरग्लाइसेमिया। तो हाय गाइस, आपको ये क्लियर हुआ होगा, इंसुलिन, ग्लूकागोन, सोमेटोस्टेरोन हार्मोन बच रहा है। सोमेटोस्टेरोन हार्मोन क्या काम करता है, इंसुलिन और इसकी स्टोरी वैसे सुन लीजिए, इंसुलिन और ग्लूकागोन उसके विपरीत काम करता है। ये क्या काम करता है, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अवशोषण करवाता है, डाइजेस्ट फूड, और उसका स्वांगीकरण करवाता है, यानी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करवाता है। दोबारा सुन लीजिए,
जो छोटी आंत है उसमें जो फूड डाइजेस्ट हो रहा है उसको क्या काम करवाता है, अवशोषित और स्वांगीकृत करवाता है सोमेटिस्टोनिन हार्मोन, जिससे बॉडी ग्रोथ और हेल्दी ये प्रोसेस होती है। तो हाय गाइज, आपको वीडियो पसंद आया होगा, नहीं आया है तो भी कोई बात नहीं, कमेंट करें कहाँ से आपको प्रॉब्लम रही है, और पसंद आया तो लाइक शेयर लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको नई नोटिफिकेशन मिलते रहें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके।